हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है न्यूटन के गति के विषयक नियम। न्यूटन ने सन 1687 में प्रिंसिपिया में जो है न्यूटन के गति के विषयक नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन का जो पहला नियम है, जो गति का नियम है, इसमें कहा गया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में बनी रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो वो एक समान गति से चलना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। इनका कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि ये स्केच जो है मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये विराम अवस्था में है, ये विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसका मतलब इस नियम से हमें दो चीजें तो मिल गई। क्या मिली? ये मिली बल की परिभाषा मिल गई, क्योंकि बाह्य बल लगाकर, ठीक है। एक तो ये मिली हमें बल की परिभाषा, पहला हमें जो मिला वो बल का, और दूसरा हमें मिला कि वह अपनी विराम अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है, विराम अवस्था में रहना चाहती है। यानी जड़त्व का नियम भी इस नियम के से हमें मिल सकता है, यानी बल की परिभाषा भी मिल गई और जड़त्व का नियम भी इस पहले नियम से हमें मिल गया। अब उदाहरण देख लेते हैं। यात्री का पीछे झुकना। अगर चलती ट्रेन है, ठीक है, चलती ट्रेन में आदमी बैठा हुआ, यात्री बैठे हुए हैं। यात्री जो यात्री बैठा होता है वो ये चाहता है कि मैं अपनी विराम अवस्था में रहना चाहता हूं। वो कभी नहीं चाहता कि मैं गतिमान अवस्था में रहूं, ठीक है, वो विराम अवस्था में रहना चाहता है। अचानक से बाह्य बल लगाया ट्रेन ने क्या किया? धीरे से आगे बढ़ी। तो जैसे ही आगे बढ़ी तो यात्री पीछे की ओर झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि जड़त्व के कारण, जड़त्व चाहता है कि वो अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। जड़त्व चाहता है कि वो जो जैसी स्थिति में है वो वैसी स्थिति में बना रहना चाहता है। मगर ट्रेन ने जैसे ही फोर्स लगाया, यात्री पीछे की ओर चला गया। तो यही एक जो आपका जड़त्व का जो उदाहरण है उसमें पहला ये है कि जब भी ट्रेन अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसी से संबंधित है कि जब कोई गाड़ी, ठीक है, आप फोर व्हीलर में बैठे हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं, तो बैठने का मतलब आप अपनी विराम अवस्था को चाहते हैं कि हम जिस अवस्था में उसी अवस्था में बना रहना चाहते हैं। मगर जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है तो होता क्या है कि जैसे उसने ब्रेक मारा, यानी उसने बल लगाया, जैसे ही बल लगाया हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ट्रेन क्या थी, जब वो चली तो पीछे की ओर झुक गए, मगर जब गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो आगे की ओर, ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका दूसरा एक एग्जाम्पल तो ये हो गया रेल वाला, कि रेल जब चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। दूसरा है जब आप फोर व्हीलर में या अपने साधन में बैठते हो, जब वो ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हम लोग कोई भी वस्तु जो है विराम अवस्था में, जिस अवस्था में उसी अवस्था में वो रहना चाहती है। दूसरा है कंबल से धूल साफ करना। बिल्कुल वही एग्जाम्पल, जो कंबल में धूल के कण होते हैं वो ये चाहते हैं कि मैं इस कंबल में बना रहूं, ठीक है, जिस अवस्था में वो इस अवस्था में बना रहना चाहता है। मगर जैसे ही हम लोग डंडे से पीटते हैं उसको, यानी कि डंडे ने क्या किया? फोर्स का काम किया। जैसे ही कंबल पे मारा, फोर्स दिया, तो क्या हुआ? वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देगा। कंबल में जो धूल के कण वो चाहते हैं कि मैं इस स्थिति में बना रहा हूं, मगर जैसे हमने फोर्स लगाया, डंडे से मारा, तो क्या हुआ? वो कंबल अपनी स्थिति को, जो कंबल में जो कण है वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित का मतलब वो कंबल से झरना शुरू हो गए और जो कंबल है वो साफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं जो न्यूटन के पहले नियम से आते हैं। बिल्कुल इजी नियम है। कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती। बिल्कुल इजी नियम है पहला नियम। फिर इसमें इसी नियम से बल की परिभाषा आती है। वही चीज फिर से रिपीट हो रही है। वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। वही बात। अब मान लीजिए ये स्केच है मेरा, ठीक है, ये स्केच है, ये तब तक नहीं मूव करेगा, तब तक कुछ नहीं करेगा, ये विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। कोई भी वस्तु अब जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि इधर उधर हो, जब तक कि हम उसकी बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दीजिए। मान लीजिए ये एक स्केच है,
ये यहां पे रखा हुआ है। अब हमने इस पे बाय बल लगाया और इस अवस्था से लेके इसकी दूसरी अवस्था में यहां पे रख दिया। अब यहां पे इसकी दूसरी अवस्था हो गई, तो ये इस अवस्था से दूसरी अवस्था में बाय बल लगा के हमने परिवर्तन कर दिया। यही बल की परिभाषा है कि बाय बल वह बाय कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल जो है एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। अब नेक्स्ट जो है वो न्यूटन का द्वितीय नियम है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब इसमें करना क्या है, यह कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब इस नियम के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है संवेग परिवर्तन और दूसरा आ रहा है बल। आइए चर्चा करते हैं। पहले संवेग क्या होता है। संवेग के विषय में चर्चा करते हैं। संवेग होता क्या है। साथ में वेग कौन सा साथ होगा, द्रव्यमान का साथ होगा। यानी अगर हम दौड़ रहे हैं, अगर हमारे वेग को देखा जाएगा तो हमारा वेग होगा और प्लस हमारा वजन होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। संवेग का अर्थ होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मतलब हम हो गए, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, साथ में वेग। संवेग का मतलब हो गया साथ में वेग। साथ का मतलब क्या हुआ, वजन हमारा, ठीक है। तो m से हो गया साथ में हमारा वजन और v से वेग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है संवेग बराबर होता है m इंटू वी होता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। इस पे वेक्टर लगा दीजिए, इसका मतलब ये एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि। मात्रक जो m का होता है वो द्रव्यमान होता है और v का होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया, बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो संवेग के बारे में तो हमें पता चल गया, संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। अब वो कह क्या रहा है, संवेग परिवर्तन की दर। कभी भी परिवर्तन की दर आ जाए तो इसका मतलब होता है हमें t से भाग देना होता है, यानी समय से भाग देना होता है। परिवर्तन की दर किसी भी परिभाषा में आ जाए, परिवर्तन की दर किसी भी परिभाषा में आ जाए तो परिवर्तन की दर का मतलब ही होता है t से हमें भाग देना है, अर्थात हमें समय से भाग देना है। तो आप बस इसमें t से भाग दे दीजिए। हम इसमें t से भाग दे देते हैं, ठीक है। संवेग में हम t से भाग दे देते हैं, हमने दे दिया। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा पता है आपको, m इंटू वी अपॉन टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। m इंटू वी अपॉन टी क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे a से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे f के बराबर। तो यही से ये परिभाषा, इस नियम से हमें फॉर्मूला निकल के आया किसका, बल का फॉर्मूला न्यूटन के द्वितीय नियम से निकल के आ गया। न्यूटन के पहले नियम से हमें क्या मिला था, बल की परिभाषा, वो परिभाषा मिली थी। और फॉर्मूला हमें न्यूटन के द्वितीय नियम से मिला कि F इक्वल टू m इंटू ए। ये कैसे आया, इसने यह बताया कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, हमें संवेग का फॉर्मूला मालूम है द्रव्यमान गुणे वेग। परिवर्तन की दर का मतलब होता है t से भाग देना, हमने t से भाग दे दिया। आपको मालूम है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय ये हो गया चाल। चाल को v भी कहते हैं, यानी दूरी भी कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय या v बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अगर इसमें एक बार t से और भाग दे दे तो जानते हो ये त्वरण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। आपने अगर परिभाषा आपको आती होगी तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। यही है v अपॉन टी इक्वल टू ए। तो हमने जैसे इसको t से भाग दिया, हमको ये लगा कि ये a हो गया। तो m इंटू वी अपॉन टी, तो m इंटू वी अपॉन टी को a लिखते हैं त्वरण। इस तरीके से न्यूटन का द्वितीय नियम कुछ नहीं है, केवल फार्मूला निकालता है। किसका निकालता है, बल का फार्मूला निकालता है, ठीक है। अब बल के फार्मूले को याद कैसे रखें कि हमें हमेशा याद रहे। आप देखिए F इक्वल टू होता है ma, इधर मैं लिख रहा हूं F इक्वल टू ma। आप देखिए ये हो गया फादर इक्वल टू मां।
हमारे मम्मी पापा हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं या पति पत्नी एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो फादर इक्वल टू माँ, बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। कभी भी आप इसको नहीं बोलेंगे कि फादर इक्वल टू माँ के बराबर होता है। यानी F जो बल हो गया, M जो द्रव्यमान हो गया, A जो एक्सीलरेटर यानी कि त्वरण हो गया, तो F इक्वल टू M इंटू A यानी फादर इक्वल टू माँ। बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। यह है न्यूटन का दूसरा नियम। अब हम लोग चर्चा करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की ओर, वो भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, न्यूटन का तृतीय गति नियम है, बहुत ही आसान है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बहुत ही आसानी से एग्जांपल है, बहुत ही, अगर हम दीवार पे अगर यूं मारते हैं या बोर्ड पे इसमें हम ऐसे मारते हैं, तो जितना हम इसको मार रहे हैं, ये पलट के हमको भी ये उतना ही मार रहा है। यानी कि जितना हम क्रिया कर रहे हैं उसके विपरीत हमें प्रतिक्रिया के रूप में हमें भी उतना ही फोर्स मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी पे F फोर्स लगाते हैं तो हमें भी विपरीत दिशा में उतना ही विपरीत दिशा में बराबर फोर्स मिलेगा। तो इसी नियम को न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बंदूक से गोली चलाने पर गोली चलाने वाले की ओर धक्का लगना। अब जैसे ही हम बंदूक आगे चलाते हैं, आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जैसे हम बंदूक चलाते, कोई भी चलाता है, तो जितनी फोर्स से गोली आगे की ओर जाती है उतनी फोर्स से जो बंदूक होती है वो पीछे की ओर धक्का देती है। जितनी आप जैसे फायर करते हैं तो जिस इंपैक्ट से गोली आगे बढ़ती है, बंदूक भी उस इंपैक्ट से पीछे की ओर धक्का देती है। तो वो इसी की वजह से होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दूसरा, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। जैसे ही हम नाव से किनारे कूदते हैं तो हम लोग नाव पे पैर रखते हैं और फिर कूदते हैं, तो नाव क्या होती है, पीछे जाती है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमने क्रिया हमने नाव पे करी, उसके विपरीत बल जो प्रतिक्रिया है वो नाव ने हम पर करी, तो नाव पीछे हटी, हम आगे बढ़ गए। तो इसी को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तीसरा, रॉकेट उड़ाने में, आप देखिए जो बड़े बड़े अंतरिक्ष में रॉकेट उड़ाए जाते हैं ऊपर की ओर, वो होता क्या है, वो जब वो इग्निशन ऑन होता है तो जैसे वो जलते हैं तो होता क्या है, वो रॉकेट क्रिया करता है नीचे की ओर, उसके विपरीत पृथ्वी क्या करती है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करती है। तो यही जो है क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का तृतीय गति नियम है। बहुत ही आसानी से आप इन सबको तैयार कर सकते हो। इसमें जो अधिकतर जो आपके एग्जाम में जो आपके सवाल बनते हैं वो बनते हैं आपके एग्जाम्पल से। जैसे आपका न्यूटन का प्रथम नियम बना कि न्यूटन के प्रथम नियम में किस नियम से इसमें संबंधित है, तो ये जड़त्व के नियम से, और बल की परिभाषा उससे आती है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया। जैसे कि कंबल को डंडे से पीटने पर कण अलग होते, ये किस नियम से लागू है, ये न्यूटन के प्रथम नियम से लागू है। दूसरा पूछ लिया कि जो है, इससे पूछ लिया इन सबसे कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत ये बताइए ये किस नियम के अंतर्गत आता है कि नाव पर कूदने पर नाव की ओर पीछे हट जाना, ये किस नियम पे आता है। या ये पूछ ले कहा कि अचानक ट्रेन चल जाने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, वो न्यूटन के किस नियम से आता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से आता है। तो इस तरीके से आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूटन के अधिकतर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, जो बड़ी ही आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।